दोस्तों, काफी दिनों बाद मेरी पार्टनर नावल की एपिसोड दोबारा से शुरू की जा रही है। कुछ मसरूफियत और ईद की छुट्टियों की वजह से एपिसोड अपलोड नहीं हो सके। अब आपको रोज एपिसोड मिलेगी। इंतजार करने का शुक्रिया। चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। जाओ तलाशी ले लो। अगर कोई अपराधी यहां से मिल गया तो जो सजा चाहो दे देना, कांवरी ने कहा। आश्रम में तो फोड़ की आवाजें सुनाई देती रह। वो कई आदमी थे, उनकी चीखती हुई आवाजें मुझे भी सुनाई दे रही थीं। तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये हंगामा खत्म हुआ और आखिरकार खामोशी छा गई। मैं इसके बाद भी काफी देर सीढ़ियों पर खड़ा रहा, फिर उतरकर कमरे में आ गया। मेरा ख्याल था कि कांवरी मुझे सूरत-ए-हाल से आगाह करने के लिए कांवरी तहखाने में आएगी, मगर वो नहीं आई। मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा। सूरत-ए-हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही थी। उन्होंने रात 2 बजे अचानक ही आश्रम को घेरे में लेकर छापा मारा था। उनका ख्याल होगा कि अगर मैं आश्रम में मौजूद हूं तो मुझे कहीं छुपने का मौका ना मिल सके, लेकिन उन्हें इस मर्तबा भी मायूस लूटना पड़ा। सुबह 9 बजे के करीब कांवरी ने मुझे जगाया। इसे देखकर मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका। इसकी पेशानी पर गोमल सा बना हुआ था और दाएं आंख के नीचे भी एक नीला सा धब्बा दिखाई दे रहा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि रात को मेरे बारे में पूछने के लिए पूजा और कांवरी पर कुछ तशद्दुद भी किया गया था। ये क्या? मैंने सब कुछ समझते हुए भी इसके चेहरे की तरफ देखते हुए इशारा कर डाला। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। इसके होंठों पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो रात के छापे की तफसील बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, मेरे खिलाफ ऐसी हरकतें करना कोई नई बात नहीं। मेरा पति ही था जिसने इस पाखुंडी की बढ़ती हुई सरगर्मियों के सैलाब के सामने बंद बांधने की कोशिश की थी। 2 मर्तबा इसे गिरफ्तार भी किया था, मगर दोनों मर्तबा हुकूमत ही के अफसरों ने बचा लिया था। इस जुर्म में मेरे पति को पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया, लेकिन इसने पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार इसके बारे में कुछ सनसनीखेज मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया। और इससे पहले कि मेरा पति इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करता, इसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। मैं अगरचे खामोश रही, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। मनीलाल को शुबा था कि मैं इस तरह लोगों की सेवा करके अपना एक मकाम बनाना चाहती हूँ, ताकि ताकत जमा करके इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकूं। इसने मेरा आश्रम उजाड़ दिया। इसके मुंडे आश्रम में घुस आए, यहाँ रहने वाली औरतों को परेशान करते। वो लोग मुख्तलिफ औकात में 2-3 औरतों को उठाकर भी ले गए थे। मेरे खिलाफ ये प्रोपेगंडा किया जाने लगा कि मैं आश्रम में रहने वाली खूबसूरत औरतों से धंधा करवाती हूँ। इस तरह मेरा ये आश्रम वीरान होता चला गया। मनीलाल के दहशतगर्दी के कैंप से आए दिन कोई ना कोई फरार होता रहता है, और जब भी कोई ऐसा वाकया होता है, मनीलाल के आदमी मेरे आश्रम पर चढ़ दौड़ते हैं। 1-2 मर्तबा मैंने कैंप से फरार होने वाले नौजवानों की थोड़ी बहुत मदद भी की थी, लेकिन वो खुद भी बुज़दिल और कम हिम्मत निकले और मारे गए। मनीलाल के आदमी मेरे खिलाफ कोई सबूत हासिल न कर सके कि मैंने कैंप से फरार होने वाले किसी नौजवान की मदद की थी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, तुम में मुझे वो तमाम तर सलाहियतें नजर आई है जो मैं किसी नौजवान में देखना चाहती थी। अगर तुम में जरसी भी कमजोरी दिखाई देती तो मैं तुम्हें फौरन ही चलता कर देती और अपने आप को इस तरह खतरात में ना डालती। इसमें शुबा नहीं कि तुमने मुझे पनाह देकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन इस तरह बैठे रहकर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें आश्रम में किसी तहखाने की मौजूदगी का शुबा हो गया तो मैं चूहे की तरह पकड़ा जाऊंगा। इससे पहले कि वो इस हद तक आगे बढ़ सके, मुझे बाहर निकलना होगा। मैंने कहा, आज उन्होंने तुम्हारी ये हालत की है, कल इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता। आज शाम में बाहर निकलूंगा ताकि। धीरज माई डियर। धीरज, कांवरी मुस्कुराते हुए बोली। सिर्फ आज का दिन और आज की रात और इंतजार कर लो। पहले मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ इंतजामात कर लूं, इसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका। जो खुद मार खा रही हो वो मेरी क्या हिफाजत करेगी? लेकिन फिर ये सोच कर रह गया कि इसके पास कुछ ऐसे जराए जरूर होंगे। कोई मामूली औरत किसी पुष्पनाही के बगैर इतनी बड़ी ताकत से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। वो मुखबिर कौन है? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए पूछा। इसने हर मौका पर हमें पेश की इत्तला दी है, और मेरा ख्याल है गुज़श्ता रात भी इसने तुम्हें बता दिया होगा कि मनीलाल के आदमी आश्रम पर री करने वाले हैं। गुज़श्ता रात इसकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली थी। ये छापा अचानक ही मारा गया था, कांवरी ने जवाब दिया। मुखबिर मेरे स्वर्गवासी पति का दोस्त है। पहले वो भी पुलिस में ही था, फिर मनीलाल के गैंग में शामिल हो गया। वो मनीलाल के बहुत करीब है, मगर मेरा वफादार है। अगर वो मेरा साथ ना देता तो मैं मनीलाल के बारे में कुछ भी मालूम ना कर सकती। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, विश्वास दास की बगल वाली गली में इसका एक छोटा सा क्लब है, जहां जुए होते हैं, शराब भी मलती है और औरत भी।
मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती थी। वक्त पड़ने पर तुम विश्वास क्लब में इससे मदद ले सकते हो। कावरी काफी देर तक मेरे पास बैठी बातें करती रही। इसने मुझे डॉक्टर आर्धा के क्लिनिक के बारे में भी बता दिया। आर्धा का मकान क्लिनिक के पीछे ही था और मैं ज़रूरत के वक्त इससे भी मदद ले सकता था। वो दिन और रात भी मुझे तहखाने ही में गुजारनी पड़ी। अगले रोज दोपहर के खाने के बाद मैंने शाम से ज़रा पहले बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया। कावरी इस वक्त तहखाने में मौजूद थी। मैं उठकर बाथरूम में गया। बाथरूम के ऊपर लगे हुए आईने में अपना जायजा लेने लगा। मेरी दाढ़ी बेतहाशा बड़ी हुई थी। इसे बाकायदा दाढ़ी भी नहीं कहा जा सकता था। बेतरतीबी से बड़े हुए बाल मुझे दूसरों की नज़रों में मुश्तबा बना सकते थे। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि बेतरतीब बालों को बाकायदा दाढ़ी की सूरत दे सकता, आशेव बना लेता। दीवार में दाएं तरफ शीशे के 2 कैबिनेट लगे हुए थे। मैं बिला मकसद उनकी तलाशी लेने लगा और फिर एक कैबिनेट में शेविंग का सामान देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। इसका मतलब था कि मुझसे पहले यहाँ कोई और मर्द भी रह चुका है। हो सकता है इस हुसैन बेवा की जिंदगी में अब भी किसी मर्द का रुख हो। मैंने रेजर उठा लिया और घूमकर सामने कुर्सी पर बैठी हुई कावरी की तरफ देखते हुए बोला, शेविंग का ये सामान किसका है? क्या मुझसे पहले भी कोई? ओह! कावरी एक झटके से कुर्सी से उठ गई। तुम्हारे सवा आज तक कोई मर्द इस तहखाने में नहीं आया। तो फिर ये रेजर और तफसील जानना जरूरी है क्या? इसके लहजे में मुल्की सी शर्मिंदगी थी। इसे वहीं रख दो, ये गंदा है। मैं तुम्हें दूसरा रेजर देती हूँ। मैं इसके चेहरे के तासुरात और लहजे से इसकी बात का मतलब समझ गया था। मैंने वो रेजर इसी कैबिनेट में रख दिया। कावरी ने अपनी अलमारी से एक नया रेजर निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। कई रोज बाद शेव बनाकर मुझे बड़ा सुकून मिला था। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मेरी तरफ देखते हुए कावरी के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैं भी इसकी तरफ देखकर मुस्करा दिया था। शेव बनाने के बाद मैंने कपड़े भी बदल लिए थे। मेरे बाजू का जख्म टी शर्ट की आधी आस्तीन से बाहर था। जख्म काफी हद तक बढ़ चुका था। बाजू को हरकत देने से कोई तकलीफ नहीं होती थी। कावरी ने एडहेसिव टेप से जख्म पर करास बैंड लगा दिया था। मैं इसके सामने खड़ा था और वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी। जब मैं दुर्गा वाले वीरान मंदिर में आया था तो मेरी जेब में एक चाबी और एक अदद रिवाल्वर भी था। मैंने कावरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी चीज़ें महफूज हैं। कावरी ने कहते हुए अलमारी खोली और नीचे वाली एक दराज से रिवाल्वर और चाबी निकालकर मेरे हवाले कर दी। इसने चाबी के बारे में कुछ नहीं पूछा था और मैंने भी बताना जरूरी नहीं समझा। जब मैं कावरी के साथ तहखाने से बाहर निकला तो से पहर के 4 बज रहे थे। मुझे देखकर पूजा की आंखों में भी अजीब सी चमक उभर आई थी। कावरी मुझे आश्रम के मंदिर की तरफ ले आई। मंदिर के पिछली तरफ ऊंची बाउंड्री वाल थी जिसमें जरा दाएं तरफ एक छोटा दरवाजा नजर आ रहा था। कावरी ने वो दरवाजा खोलकर बाहर झांका और फिर मुझे इशारा कर दिया। मैं बाहर निकलकर तेजी से एक तरफ चलने लगा। इस तरफ वीरान इलाका था, छोटे छोटे टीले जिनके पीछे पहाड़ियां बतदरीज बुलंद होती चली गई थीं। मैं टीलों और झाड़ियों की आड़ में तवील चक्कर काटता हुआ आबादी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कई रोज बाद आश्रम से बाहर निकला था और ये भी जानता था कि पुलिस और मनी लाल के आदमी अब भी शिकारी कुत्तों की तरह मुझे तलाश करते फिर रहे थे। मुझे ये इत्मीनान था कि शक्ल से कोई नहीं पहचानता, लेकिन अगर मैं शुबा की बना पर रोक लिया गया तो कुछ मुश्किल जरूर पेश आएगी। मैं दिन की रोशनी में पहली मर्तबा बाहर निकला था। बड़ा खूबसूरत इलाका और बड़ा खूबसूरत शहर था। कदीम इमारतों की बहुतायत थी। दरअसल हल स्टेशन होने की वजह से ये इलाका हमेशा ही से राजस्थान के राजाओं महाराजाओं की तवज्जो का मरकज बना रहा था। जो भी राजा जागीरदार गर्मियों का मौसम गुजारने के लिए यहाँ आता, अपने लिए महल नुमा इमारत बना लेता। नई इमारतों का तर्ज तामीर भी बहुत शानदार था। शहर पहाड़ियों के दामन में फैला हुआ था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ हर वो कशिश मौजूद थी जिसकी किसी बड़े शहर में तवक्को की जा सकती थी। यहाँ चंद बड़े और शानदार होटल भी थे। सालार बाजार शहर का मरकजी इलाका था। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी छोटे छोटे शॉपिंग मॉल्स थे। मैं एक बहुत तवील चक्कर काटकर शहर के मरकजी हिस्से तक पहुंच सका था। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे सैर ओ तफरी के लिए यहाँ आया हूँ। इस तरफ आते हुए मैंने इस बात का भी ख्याल रखा था कि वापसी के लिए कौन सा रास्ता मुनासिब रहेगा। सालार बाजार की एक दुकान से मैंने एक थैला खरीद लिया। नीवार की पट्टी के स्ट्रिप वाले कपड़े का ये थैला खासा मजबूत था और इसे बैग की तरह कंधे पर लटकाया जा सकता था। मैंने अक्सर लोगों के पास इस किस्म के थैले देखे थे। मैंने कुछ और चीजें भी मुख्तलिफ दुकानों से खरीद कर इस थैले में भर ले। शहर के इस मरकजी इलाके में खासी रौनक थी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग भी थे और गैर मुल्की सयाह भी। मैं एक ऑटो स्टैंड पर रुक गया।
दो गैर मुल्की सयाह एक ऑटो ड्राइवर से ना की झेल पर चलने की बात कर रहे थे। मैं भी करीब खड़े हुए दूसरे ऑटो में बैठ गया और ड्राइवर से ना की झेल चलने को कहा। आश्रम से निकलने से पहले कांवरी से मुझे अच्छी खासी रकम मिल गई थी और मैंने इसका फ़ोन नंबर भी ज़हन नशीन कर लिया था, जो सिर्फ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। ऑटो ऊंची नीची सड़कों पर चलता रहा और मेरी नज़रें अतराफ में गर्दिश करती रह। नीलगो पानी वाली वो झील बहुत खूबसूरत थी। अतराफ में सब्जे से ढकी हुई पहाड़ियाँ थीं। जिस जगह आना हुआ था वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी और दूर तक खूबसूरत लान बने हुए थे। खाने पीने की अशिया के कई स्टाल थे और चंद अच्छे रेस्तुरान भी थे। झील की एक कुशादा पट्टी झील में अंदर तक चली गई थी। इस पट्टी पर भी खूबसूरत लान था और फूलों के पौधे भी थे। खुश्की की ये पट्टी जेटी के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। इसके अतराफ में कई कश्तियां नजर आ रही थीं। सयाहों की तफरी के लिए कश्तियों का घाट कदरे हिट कर था। झील के इस पार सरसब्ज पहाड़ी पर लातादाद की पेज और बंगले भी दिखाई दे रहे थे। मैं एक यूरोपी जूड़े के करीब खड़ा हो गया। उधेड़ उम्र औरत खासी फरबा अंदाम थी, जबकि इसका साथी दुबला पतला सा था। इसकी उम्र भी 50 के लगभग रही होगी। मर्द ने लेकर और शर्ट पहन रखी थी, जबकि औरत गहरे नीले रंग की पेंट और बगैर आस्तीन की धारीदार बनियान पहने हुए थी। बनियान का गला भी खासा फराख था। करीब गुजरने वाले मर्द कम अज कम 2-3 मर्तबा मुड़कर इसकी तरफ जरूर देखते थे। मेरा उनके करीब रुकने का मकसद आंखें सीखना नहीं था। मैं तो उनके करीब रहकर दूसरों को ये तासुर देना चाहता था कि मैं भी उन्हीं का साथी हूँ। इस तरह मैं पुलिस से भी बच सकता था। मुझे अपने इस मकसद में नाकामी नहीं हुई। मैंने उन्हें बातों में लगा लिया और इसके बाद मैं उनके साथ ही घूमता रहा। शाम ढलने लगी थी। झील पर रौनक कम होने लगी। लोग वापस जा रहे थे। वो अंग्रेज जोड़ा पार्क की तरफ बढ़ा तो मैं भी उनके साथ ही था। उनके पास किराए की कार थी और ड्राइवर भी मौजूद था। उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया। मैं राजस्थानी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। ड्राइवर गाड़ी चिल्लाते हुए बार बार मुश्तबा नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। भैया, आखिरकार वो खामोश ना रह सका। तुम उन लोगों से कैसे दोस्ती गांठ ली? मैं सवेरे से उनके साथ हूँ, ये तो किसी को करीब नहीं आने देते। ये गोरे अंग्रेज हैं, मैं काला अंग्रेज हूँ, इसलिए दोस्ती हो गई। मैंने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहाँ से आए रहते हो? ड्राइवर ने पूछा। मुंबई से हूँ, मैंने जवाब दिया। आज ही आया हूँ, 1-2 दिन रहूंगा। तफरी के लिए अगर साथी मिल गए हैं तो तुम्हें क्या एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं भैया, पर उन तुलों में तेल नहीं, ड्राइवर ने कहा। आदा। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं इसका मतलब समझ गया था। तुम गलत समझ रहे हो, मुझे उनसे कोई लालच नहीं, मैं तो ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। झील पर बातों के दौरान मुझे पता चल गया था कि वो लोग गीलवारा रोड पर पैलेस होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन कार राजेंद्रा मार्ग के शॉपिंग एरिया में पहुंचकर रुक गई। शाम हो चुकी थी और शहर की रोशनियां जगमगा उठी थीं। कार से उतरकर हम तीनों एक तरफ चलने लगे। मैंने एक बार मुड़कर देखा तो कार के करीब खड़ा हुआ राजस्थानी ड्राइवर अब भी मुश्तबा नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। एक मोड़ घूमते ही एक काफी हाउस का बोर्ड देखकर हम रुक गए। मैंने उन दोनों को काफी की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली और हम काफी हाउस में दाखिल हो गए। हम काफी हाउस में ज्यादा देर नहीं बैठे। वो लोग शॉपिंग करना चाहते थे। बाजार में खासी चहल पहल थी। मैं कुछ दूर तक उनके साथ चला, फिर उनसे अलग हो गया। वो फरबा अंदाम फरंगी औरत हमारी इस मुलाकात पर बहुत खुश थी। इसने बताया कि वो कल का दिन भी यहाँ रहेगे। होटल के कमरे का नंबर बताते हुए मुझे आने की दावत भी दे दी थी। मैं मनी लाल के बारे में अभी तक कोई हिकमत अमली तय नहीं कर सका था। ये तो मुझे मालूम था कि मनी लाल आदिनाथ मंदिर में है, मगर इस तक पहुंचना आसान नहीं था। इस मंदिर में घुस जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जिसके जरिए मैं इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच सकूं, और मेरे ख्याल में ऐसा आदमी विश्वास क्लब में ही मिल सकता था। विश्वास क्लब कांवरी के वफादार विश्वास की मलकियत था, लेकिन मेरा विश्वास से राब्ता करने का कोई इरादा नहीं था। मैं फी अलहाल इससे दूर ही रहना चाहता था। विश्वास क्लब तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर अंदर से क्लब कई हिस्सों में मुनक़सम था। एक तरफ जुए का खाना था, दूसरी तरफ बार और सामने वसी हाल था जहां डांस प्रोग्राम भी होते थे। मैं इसी हाल में आ गया। अभी शाम हुई थी, क्लब में खासी रौनक थी। मैं एक मेज पर बैठ गया। इसके थोड़ी ही देर बाद 2 और लड़कियां वहां आकर बैठ गईं। वो आपस में किसी बात पर कहकहे लगा रही थीं। पहले तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और फिर माजरत करने लगे। उनके लिबास, चेहरों के मेकअप और हर अंदाज से ये पता चल रहा था कि वो शिकारी औरतें थीं और मुझे देखकर बाकायदा प्लानिंग के तहत यहाँ आई थी।
वो मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करने लगे और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गईं। तो मैंने अपने लिए बियर और उनके लिए व्हिस्की मंगवा ली। लाहौर में जब मैं हेरोइन का धंधा करता था तो कभी कभार दोस्तों के साथ शराब भी पी लेता था, लेकिन इस वक्त मैंने बियर पर ही इक्तिफा किया था क्योंकि इससे नशा नहीं होता। ठंडी बियर की चुस्कियां लेते हुए उनसे बातें करने के साथ साथ मैं इधर उधर देख भी रहा था, और मैंने ये बात भी नोट कर ली कि कम अज़ कम 2 आदमी ऐसे थे जो मुश्तबा नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। हाल की मेज़ें बढ़ती जा रही थी और फिर मौसीकी का प्रोग्राम शुरू हो गया। पहले एक हेजला नुमा नौजवान पुतली आवाज़ में गाने की कोशिश करता रहा। इसकी हरकतें भी हिजड़ों जैसी ही थीं। इसके बाद माइक एक लड़की ने ले लिया। इसके जिस्म पर लिबास बराए नाम ही था। इसका गाना शुरू होते ही एक रक्कासा भी मैदान में आ गई। इसका लिबास गाने वाली से भी ज्यादा मुख्तसर था। वो मेज़ों के दरमियान थरकिए लगी। हमारी मेज़ पर एक और आदमी बैठ गया था। मेरे साथ पहले से बैठी हुई लड़कियों में से एक इसे पटाने की कोशिश करने लगी, जबकि दूसरी मुझसे बातें करती रही। मैं अब भी मोहतात निगाहों से उधर उधर देखता रहा था, और फिर दाखिली दरवाजे की तरफ नजर उठते ही मैं चौंक गया। एक मर्द और एक औरत अंदर दाखिल हो रहे थे। दराज कामत और कदरे भारी भरकम मर्द ने 3 पीस सूट पहन रखा था, लेकिन यह सूट इस पर बिल्कुल नहीं जच रहा था। इसकी शक्ल और सूरत से भी जाहिर हो रहा था कि इसका ताल्लुक इस सोसाइटी से नहीं है। कीमती लिबास पहन लेने से शक्ल तो नहीं बदली जाती। इसकी साथी औरत को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दराज कामत, भरपूर सिडौल जिस्म, मुख्तसर सा स्लीवलेस ब्लाउज और खूबसूरत साड़ी नाफ से नीचे बंधी हुई थी। कमर पर सोने की एक चीन लटक रही थी जिसमें लगा हुआ लाकेट नाफ के एन ऊपर था। वो हरकत करती तो लाकेट में जड़ा हुआ नगीना जगमगा उठता। वो करिश्मा थी जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। करिश्मा का और मेरा 3-4 दिन का साथ रहा था, और इस दौरान वो जीन्स और शर्ट पहनती रही थी, और इस अरसे के दौरान मैं इसके खूबसूरत जिस्म के निशेब गुफराज से खूब अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। लेकिन इस वक्त वो पहले से कहीं ज्यादा हुसैन लग रही थी। वो दोनों दरवाजे के करीब ही रुक गए थे। करिश्मा मुतजस्सिस निगाहों से उधर उधर देख रही थी, पर मैं बिल्कुल सामने के रुख पर बैठा हुआ था। करिश्मा ही वाहिद हस्ती थी जो मेरी सूरत से आशना थी। मैंने इसकी नज़रों से सर झुका लिया और सामने बैठी हुई लड़की से बातें करते हुए कुन आँखों से करिश्मा की तरफ देखता भी रहा। दोनों हाल में आकर एक मेज पर बैठ गए। करिश्मा की पुश्त मेरी तरफ थी, मैं भी सीधा होकर बैठ गया। ये बड़ी अजीब सूरत हाल थी। अगर करिश्मा मुझे देख लेती तो गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार कर लिया था। चंद मिनट बाद ही एक आदमी ने करिश्मा के करीब झुककर सरगोशी की। करिश्मा कुर्सी से उठ गई, जबकि इसका साथी अपनी जगह पर बैठा रहा। करिश्मा हाल के दाएं तरफ जाने लगी। मैं अपनी जगह पर बैठा इसे देख रहा था। वो ऊपर कुशादा बालकोनी पर जाकर बाईं तरफ मुड़ गई। ऊपर बालकोनी पर भी कुछ मेज़ें लगी हुई थीं जहां लोग बैठे हुए थे। मैं अपना बिल अदा कर चुका था। चंद मिनट बाद मैंने उन शिकारी लड़कियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सीट छोड़ दी और जीने की तरफ बढ़ गया। जिन 2 आदमियों को मैंने शुरू ही में नोट किया था, वो अब भी मुश्तबा नज़रों से मुझे देख रहे थे। ऊपर जाकर मैंने सरसरी सी निगाहों से उधर उधर देखा और एक ऐसी मेज़ की तरफ बढ़ गया जहां पहले ही से एक जोड़ा बैठा हुआ था। मर्द उधेड़ उम्र और खासा भारी भरकम और बदसूरत था। वो कोई मारवाड़ी सेठ था जो सैर व तफरी के लिए यहाँ आया हुआ था, और वो लड़की इसे पटाने की कोशिश कर रही थी। वो आगे को इस तरह झक कर बैठी हुई थी कि सामने बैठे हुए शख्स की नज़रें इसके ब्लाउज के अंदर तक जा सकती थी। मैं बेतकल्लुफी से इस मेज़ की एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। वो लड़की सीधी होकर बैठ गई। इसने बड़ी खूनखार नज़रों से मेरी तरफ देखा था, जबकि मारवाड़ी सेठ के चेहरे पर तमानियत सी आ गई। इसने जल्दी से जेब से 100 रुपए का एक नोट निकालकर लड़की के हाथ में थमा दिया और कुर्सी छोड़ दी। कौन हो तुम? लड़की ने मुझे घूरा। इस हरकत का मतलब मेरा शिकार हाथ से निकाल दिया। मुझे भी शिकार समझ लो ना डियर, मैंने कहा, और मैंने भी जेब से 100 का एक नोट निकालकर इसे थमा दिया। इसे बियाना समझ लो। फी अलहाल हम बातें करेंगे। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो साथ ले चलूंगा, और मारवाड़ी सेठ के हाथ से निकल जाने से जो तुम्हारा नुकसान हुआ है इसकी तलाफी कर दूंगा। वैसे वो शख्स मुझे पसंद नहीं आया। तुम जैसी हुसैन लड़की और वो। लड़की ने एक हल्का सा कहकहा लगाया और मेरा जुमला अधूरा रह गया। बहुत बेबाक हो, वो अपनी जिन्स पर काबू करते हुए बोली। और तुम शायद पहले ये अंदाजा लगाना चाहते हो कि मैं तुम्हारे मेयार पर पूरी उतर सकती हूँ आ नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंने जवाब दिया। शक्ल और सूरत में तो तुम लाखों में नहीं तो हजारों में एक जरूर हो, लेकिन मेरा टेस्ट सिर्फ शक्ल और सूरत और जिस्म की खूबसूरती तक ही महदूद नहीं। मैं इस लड़की से बातों से भी परखता हूँ जिसे चंद घंटे मेरे साथ गुजारता हूँ। जाहिलाना बातें करने वाली लड़कियों से मुझे सख्त कोफ्त होती है,
सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। पहली मर्तबा तुम जैसा बाज़ौक़ शख्स मिला है, तुम्हें मायूसी नहीं होगी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है, मैंने कहा। तुम अपने गले में ये थैला को लटकाए फिर रहे हो, इसने थैले की तरफ इशारा किया। दरअसल मैं आज ही यहाँ पहुंचा हूँ और रहाइश का अभी कहीं बंदोबस्त नहीं किया, मैंने जवाब दिया। सैलानी आदमी हूँ, सैर और सियाहत का दिलदादा और परदेस की हसीनाओं से मुलाकात का शौकीन हूँ। पंजाब के शहर जालंधर से चला था, फिरता फिराता आज यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ कब तक ठहरने का इरादा है? इसने पूछा। जब तक मौड होगा। वैसे ये अच्छी जगह है, हो सकता है चंद रोज तक रुक जाओ, लेकिन अभी तो पहले मुझे अपनी रहाइश का बंदोबस्त करना है, मैंने कहा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, इसने प्रोम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से रहोगे। कोई परेशानी नहीं होगी? हाँ, इसका मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। इससे बातें करते हुए मैं इस तरफ भी देख रहा था जहाँ करिश्मा गई थी। इस तरफ एक कुशादा राहदारी थी जिसमें आमने सामने कमरे थे। राहदारी के आखिर में ऊपर जाने के लिए जीना भी था, और मेरा ख्याल है इसके साथ ही नीचे जाने के लिए भी रास्ता था। तकरीबन 15 मिनट बाद राहदारी के एक कमरे का दरवाज़ा खुला और करिश्मा एक आदमी के साथ बरामद हुई। दरमियाने कद का वो आदमी सेहतमंद और गट्ठे हुए जिस्म का मालिक था। इसने सफ़ेद पेंट और ऑफ वाइट प्लेबॉय टी शर्ट पहन रखी थी, जूते भी सफ़ेद ही थे। इसका अपना रंग तांबे की रंगत जैसा था, जैसे जिंदगी का बेशतर हिस्सा कड़ी धूप में गुजरा हो। बाल करीब से तराशे हुए थे और जबड़ों की हड्डियां उभरी हुई थीं। गिले में सोने की चीन वाला लाकेट था जो शर्ट के ऊपर इसके सीने पर झोल रहा था। एक कान में भी सोने की बाली चमक रही थी। ये कौन है? मैंने अपने साथ बैठी हुई लड़की से पूछा। अंदाज ऐसा सरसरी सा था कि इसे कोई शुबा ना हो। विश्वास, लड़की ने जवाब दिया। इस क्लब का मालिक, 10 हरामिन की मुश्तरका आलादा, मनीलाल का चमचा, मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका। लड़की का लहजा मरगूबियाना था। इसने जिस अंदाज में विश्वास का तारुफ कराया, इससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसे विश्वास और मनीलाल के नाम से भी नफरत थी, कोई चोट खा चुकी थी। और इसके साथ ये सुंदरी कौन है? मैंने पूछा। विश्वास और करिश्मा कमरे से निकलने के बाद राहदारी में ही खड़े होकर बातें करने लगे थे। करिश्मा का रुख दूसरी तरफ था। ये सुंदरी नहीं, नागन है। नागन, लड़की के लहजे में शदीद नफरत थी। मनीलाल से ज्यादा जहरीली है, पता नहीं अब तक कितने घरों को बर्बाद कर चुकी है। विश्वास और करिश्मा की बातें खत्म हो गईं। विश्वास तो नीचे हाल की तरफ चला गया था और करिश्मा राहदारी में एक समत में जा रही थी। मेरा ख्याल था कि वो ऊपर वाले जीने की तरफ जाएगी, लेकिन वो इस जीने से पहले ही बाई तरफ मुड़ गई। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हो? मैंने लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। और एक रात की फीस कितनी लेती हो? मेरा नाम कन्हैया कुमारी है, इसने जवाब दिया। बस स्टैंड के पीछे की तरफ भीम ठाकुर सक्री पर रहती हूँ, काटेज नंबर 215। वो एक हिस्से को खामोश हुई, फिर बोली। मेरी फीस गाहक की जेब पर डिपेंड करती है। मैंने जेब से 500 का नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम यहाँ से सीधी अपने काटेज जाओगी, आज की रात तुम्हारे साथ और कोई नहीं होना चाहिए, मेरा इंतजार करना। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं अपनी सीट छोड़ चुका था। किसी उजलत का मुजाहरा किए बगैर मैं राहदारी में चलता हुआ आखिर में पहुंच गया। बाई तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। करिश्मा इस तरफ गई थी। ये इस क्लब का अकी जीना था। जीने के इख्तिताम पर राहदारी थी, जिसमें शायद किचन भी था। अनिंदाना के खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी। ये राहदारी आगे क्लब के हाल की तरफ चली गई थी। मैंने हाल वाली सम्प में देखा, फिर अचानक ही एक ख्याल आया कि करिश्मा को अगर हाल में जाना होता तो जीने से ना आती। मैं दूसरी तरफ मुड़ गया। चंद कदम आगे ये राहदारी दाएं तरफ मुड़ गई और सामने ही इस इमारत का अकबी दरवाज़ा था। यहाँ मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा लाक आ बोल्ट नहीं था। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और फिर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अकब में एक गिल्ली थी और करिश्मा इस गिल्ली में दाएं तरफ जा रही थी। वो तकरीबन 50 गज आगे जा चुकी थी। मैं दरवाजे से बाहर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ चलने लगा। करिश्मा एक और कुशादा गिल्ली में घूम गई। ये रिहायशी इलाका था। दाएं बाएं बड़े बड़े आलीशान बंगले थे। लोगों की आमद और रफ्त भी जारी थी। मेरा ख्याल था कि करिश्मा को ज्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन वो उन गलियों में चलती हुई क्लब से तकरीबन 1 मील दूर निकल आई थी और अब वो ऐसे इलाके में थी जहां एक दूसरे से खासे फासले पर काटेज बने हुए थे। करिश्मा एक काटेज के सामने रुक गई। मैं भी एक दरख्त की आड़ में रुक गया और करिश्मा की तरफ देखने लगा। वो काटेज तारीकी में डूबा हुआ था और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी आहनी दरवाजे का कुंडा हटाया गया हो।
मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि करिश्मा ने अपने पर्स में से चाबी निकाल कर कॉटेज का दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और इसके 2 मिनट बाद कॉटेज में रोशनी हो गई। मैं चंद लम्हे अपनी जगह खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कॉटेज के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। दरवाजे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाला, वो अंदर से बंद था। मैं इधर उधर देखने लगा। कंपाउंड वाल 5-6 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। पत्थरों से बनी हुई इस दीवार पर किसी किस्म का प्लस्तर नहीं था। मुझे ऊपर चढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और मैं बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ कूद गया। तकरीबन 7-8 फुट आगे बरामदा था जिसका दरवाज़ा बंद था। ये डबल पेट का दरवाज़ा था और ऊपर के हिस्से पर नीले रंग के शीशे लगे हुए थे। अंदर रोशनी हो रही थी। मैंने दरवाजे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाला, मगर अंदर से कुंडा लगा हुआ था। मैंने जेब से रिवाल्वर निकाल लिया और दरवाजे पर आहिस्तगी से एक मर्तबा हाथ मार दिया। देब की हल्की सी आवाज़ उभरी थी और मेरा अंदाज़ा था कि करिश्मा ने आवाज़ सुन ली होगी और वो मालूम करने के लिए दरवाज़ा ज़रूर खोलेगी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। चंद सेकंड बाद ही कुंडा हटाए जाने की आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा खिल गया। मैं दरवाजे के ऐन सामने खड़ा था। अंदर से आने वाली रोशनी बरामदे में मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रिवाल्वर मेरे हाथ में था जिसका रुख करिश्मा के सीने की तरफ था। मेरी सूरत देखते ही करिश्मा की आंखें खौफ व दहशत से फैलती चली गईं। इसने शायद दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उल्टे हाथ से जोरदार धक्का दिया तो वो चीखती हुई लड़खड़ा कर पुश्त के बिल गिरी। मैंने फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे बढ़कर करिश्मा के सीने पर पाँव रख दिया, जो उठने की कोशिश कर रही थी। मैं अगर चाहो तो तुम्हें चूंटी की तरह मसल दूं, मगर तुम्हारी मौत इस कर आसान नहीं होगी। मेरे हल्क से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। मेरे बाजू का ये जख्म अभी हरा है और तकलीफ भी दे रहा है। मैं इस जख्म से टपकने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा तुमसे और तुम्हारे इस क्रू घंटाल मनीलाल से। इसके जिस्म का सारा जहर मैं इस तरह निकाल दूंगा कि अगर कभी चूंटी भी इसे काट लेगी तो वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। इसके मुंह से बमुश्किल आवाज़ निकल सकी, मैं तो समझी थी कि तुम इस शहर से जा चुके हो, लेकिन किसी को इस बात का यकीन नहीं, क्योंकि कई रोज़ गुजरने के बाद भी मेरी तलाश जारी है और न जाने मेरे पीछे कितने बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया गया होगा। लेकिन देख लो, मनीलाल के आदमी कारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मेरी बो सूंघते फिर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो आसानी से यहाँ से निकल भी सकता था, मगर मैं यहाँ मौजूद हूँ, बल्कि जिंदा और सलामत भी हूँ। मैं यहाँ से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मनीलाल का खात्मा ना कर दूँ। मैं जानता हूँ इस एक आदमी के ख़त्म हो जाने से मेरे वतन के खिलाफ साजिशों का सिलसिला ख़त्म तो नहीं होगा, मगर तुम्हारी हुकूमत को ऐसा धचका ज़रूर लगेगा कि आइंदा ऐसी कोई साजिश करने के लिए उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। ये खुशफहमी है तुम्हारी, करिश्मा ने कहा। तुम मनीलाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और तुम भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बहुत खूब, मैंने कहा। इस रोज़ तो तुम भाग्य नारी की बन गई थी जो अपने देश के लिए अपनी इज्जत और अपनी जान की भी बलि दे सकती है, लेकिन अब क्या हुआ? देश के दुश्मन की मदद करके गद्दारी क्यों कर रही हो? इस दिन मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी, करिश्मा कराही। 2-3 दिन तुमसे दोस्ती भी रह चुकी है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दोस्ती? मैंने इसके सीने पर पाँव का दबाव बढ़ा दिया। वो करा उठी और दोनों हाथों से मेरे पाँव को सीने पर से हटाने की कोशिश करने लगी। मुझे हैरत है कि तुम दोस्ती की बात कर रही हो। सिर्फ 2-3 दिन की दोस्ती? तुम्हारे परख हिंदू बनिए तो दोस्ती के सदियों पुराने रिश्तों को याद नहीं रख सके। मैंने पाकिस्तान बनते हुए नहीं देखा था, मगर तारीख तो पड़ी है।